हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग उर्दू क्लासेस। तो उर्दू के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 29, जो कि हमारा चैप्टर का नाम फसानाए एजाब जो दास्तान है। और इस टॉपिक को हम लोग अपने अल्फाज में समझेंगे दोस्तों, है ना। तो देखिए, इस टॉपिक को लिखने वाले मिर्जा ज़ेब अली बेग सरवर। इस टॉपिक का मुसन्निफ जो है ये मिर्जा ज़ेब अली बेग सरवर है। और इस टॉपिक का नाम फसानाए एजाब दास्तान। तो दास्तान क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं दोस्तों। देखिए, दास्तान बहुत बड़ा होता है। दास्तान अगर बताया जाए तो उसके बारे में तो लगता है कि भाई कोई सुनाया जाए, बोले कि भाई हम दास्तान सुना रहे हैं, तो दास्तान पता नहीं कब होगा, कोई पता नहीं। ठीक है, तो आज उसी के टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहले इसको हम मुसन्निफ के बारे में डिस्कसन करते हैं, फिर हम इसके टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलते लेट स्टार्ट नाउ। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, मिर्जा ज़ेब अली बेग सरवर। तो ये इनके मुसन्निफ है इस टॉपिक को लिखने वाले, क्योंकि इससे आपके क्या स्पेशली जो है ना, मुसन्निफ से ज्यादा आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, सवाल आते हैं। तो आपको पहले एक मुसन्निफ की जिंदगी के बारे में तहकीकात आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो जल्दी देखिए, पैदाइश कब हुई, तो 1785 से 1786। मतलब इसका पूरा परफेक्ट अनुमानित कंफर्म नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी इतना अनुमान लगाया गया कि 1785 से 1786 में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, तो कहाँ हुई थी भाई, तो लखनऊ में हुई। ठीक है, वालिद का नाम मिर्जा असगरी, यहाँ पे असगर अली बेग, और ये उर्दू और फारसी और अरबी में ये तालीम हासिल की, क्योंकि इनकी खानदानी पेशा ये 3 सब्जेक्ट से बहुत ही मतलब कि जहनी थे। जहन का मतलब बहुत इनको, है ना, जितनी भी पीढ़ी दर आए उनको सभी को क्या था, उर्दू फारसी और अरबी में बहुत ज्यादा तालीम थी। ओके, देखिए अब हम समझते हैं तसनीफ के बारे में। तो फसानाए एजाब के जो कानपुर में 1885 ईस्वी में शाये हुए, मतलब विकसित हुए थे, प्रकाशित हुए थे। ठीक है, अगला जो है जुलाई 1859 ईस्वी में बनारस गए और 100 रुपए महीने, मतलब इनकी जब वहां जाने के बाद कोई काम से मुब्तला हो गए तो उनको 100 रुपए महीने मिलते थे। ठीक है, अब अगला क्या है, शायर, यहाँ पे किताबी के बारे में बताया कि कौन कौन सी किताब है, मिर्जा ज़ेब अली बेग सरवर का। तो ये सरवर भी शॉर्ट करके बोली है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे किताबें सरवरे सुल्तानी, सगुफ्ताए और मोहब्बत के बारे में है, सगुफ्ताए और मोहब्बत, गुलजार सरवर और वगैरह, ये सब जितनी भी किताबें हैं वो मिर्जा ज़ेब अली बेग सरवर का लिखा हुआ है ना। अब देखिए, अब इस शायर व शायरी भी किए। तो उस्ताद जो है आगा नवाजिश इनके शायरों व शायरी के भी किए थे, लेकिन अब इनके इंतकाल होता है, क्या इनका बोलते हैं मृत्यु, है ना। मतलब वफात जो हुई थी तो कहाँ, रामनगर 1869 ईस्वी में बंद पट्टी के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब देखिए, अब इसका कहानी जब स्टार्ट होता है दास्तान, और दास्तान इतना बड़ा होता है, लेकिन दास्तान तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है। लेकिन हाँ दोस्तों, आज समझ में नहीं आया ना, तो समझ लीजिए कुछ भी समझ में नहीं आया आपको। ठीक है, लेकिन पूरा उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, और बस हमारी बातों को ध्यान पूर्वक समझना। और यदि आपको शोरगुल है तो वहां पे हेडफोन का यूज करें, एकदम शांति जगह, ताकि आपको समझ में आए, इस टॉपिक को समझ में आना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आप यदि इस टॉपिक को सुनने के बाद हर एक इसके सवाल के जवाब चुनकर फटाफट सही टिक आउट करेंगे, पूरा उम्मीद है, आई होप यू। ओके, चलते स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो दास्तान जो स्टार्ट होता है, फसानाए एजाब, एक जो है यमन का बादशाह। फसानाए एजाब क्या, मैं शॉर्ट करके बता दूं दोस्तों, एक राजा था दोस्तों, बादशाह। उस बादशाह का बेवकूफी इतना था जो सब उसके हाथों से चला गया। भाई इसको कैसे चला गया, तो उसके बारे में आज हम पूरा दास्तान पढ़ेंगे। अब पूरा उम्मीद करते हैं कि दूसरा किताब उलटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यमन का बादशाह, तो यमन का एक बादशाह था, उसके 2 शहजादे थे। तो एक शहजादे, बड़े शहजादे 9 वर्ष का था, और एक शहजादा 5 वर्ष का था। ठीक है, और वो यमन का बादशाह इतना ईमानदार था, नेक था दोस्तों, और रहमदिल, किसी का दुख मतलब देखा नहीं जा सकता था, लोगों का भला सोचा था, भलाई करते थे वो। लेकिन हाँ, किसी को भी इतना, है ना, शरीफ नहीं बनना चाहिए, इतना रहमदिल, इतना नेक नहीं बनना चाहिए जिस उस बादशाह का हाल हुआ। तो आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही लगेगा कि वो राजा रहता है ना हमारे सामने, बादशाह तो 2-3 लपड़ मारते। लेकिन हाँ दोस्तों, पूरा उम्मीद करते हैं। देखिए, तो वो बादशाह जो है ना, यमन का बादशाह,
वो बहुत ही ईमानदार, नेक दिल और दूसरे का भला सोचते थे, भलाई करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक वक्त उसके मतलब कि एक बेटे भी थे, दो शहजादे थे, पहला जो 9 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष का था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि यमन का बादशाह एक किसी भी साजिले उसको बोलते हैं, जो किसी भी दरबार में आते थे तो उसको खाली हाथ नहीं भेजते थे, बल्कि कुछ ना कुछ उसे देते थे। मतलब बादशाह है ना, तख्त का बादशाह, तख्त मतलब राजगद्दी पर बैठने वाला राजा, और उस राजा जो बैठते थे ना कुछ किसी ना कुछ देते थे, चाहे सोना चांदी पैसा रुपया कुछ भी। तो अब बादशाह है तो जाहिर सी बात है उसके पास माल और दौलत की बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो लेकिन हाँ, तो किसी को भी खाली हाथ अपने दरबार से खाली हाथ नहीं भेजते थे, कुछ ना कुछ देकर ही भिजाते थे। लेकिन एक वक्त क्या होता तो कि यमन का बादशाह जो है ना अपने तख्त पर बैठा था, एक साजिले ऐसा शख्स आया और कहा, फरमाया कि उस बादशाह का नाम क्या था दोस्तों, मैं बता देता हूं, ठीक है ना, आप थोड़ा याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए बादशाह का नाम फरहंद बख्त नाम था दोस्तों। अब एक और नाम था खुदा दोस्त। उस बादशाह का नाम खुदा दोस्त या फरहंद बख्त नाम था दोस्तों। ये दो बादशाह के नाम थे। लेकिन हाँ, लोग उसे साजिले में जो भी आते थे तो उसे खुदा दोस्त के नाम से ही बोलते थे। इस तख्त के बादशाह खुदा दोस्त, ठीक है। और एक साजिले जब आए ना वहां, तो आने के बाद बोले कि आप इतना ईमानदार हैं, मैं आपकी थोड़ा ईमानदारी देखना चाहता हूं। तो सच में आप नेक हैं, लोगों का भला सोचते हैं, आप ईमानदार हैं या नहीं, तो आप हमें इस तख्त का, इस राजगद्दी का हमारे लिए 3 दिन आप अपने गद्दी मेरे नाम कर दीजिए। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। तो बोला कि हाँ हम तो कर सकते हैं, हम अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, है ना। तो ठीक है, 3 दिन दे दिए उन्होंने। अब देने की बात क्या हुआ कि फिर वो 3 दिन पूरा ऐसे बोले, और साथ में उसके धीरे धीरे मन में लालच आ गया। जो साजिले आया था दरबार में, तो उसको 3 दिन देते तो लालच आ गया। अब जब 3 दिन पूरा होने लगा तो अब वो उसके पास जाते हैं कि साजिले, अब जब तुम्हारा जो है ना 3 दिन मैंने आपको दिए थे इस तख्त का राजा बनाने के लिए, मैंने 3 दिन दे दिए, अब मुझे वापस कर दो। तो फिर वो शख्स क्या फरमाता है कि नहीं, अब मुझे पूरे हमेशा के लिए इस तख्त का राजा बना दीजिए। अब बताओ कि ना भी कैसे कसेगा। वो बोलता है कि हम तो ईमानदार है भाई, हम अपने अंदर कुछ भी कर सकते हैं, है ना, हम अपनी ईमानदारी को तो कभी झुटला नहीं सकते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम्हें पूरा हमेशा के लिए इस तख्त का राजा बना देते हैं। तो उसने बोला कि है ना, बना देते हैं। अब ना भी उतना ईमानदार था, इतना भी ईमानदार नहीं बनना चाहिए, कोई भी काम है ना बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बोला क्या अपने आप तो ईमानदार है, अपने ईमानदारी को दिखाएंगे। तो उसने फिर बोला कि ठीक है यार, ठीक है, तुमको ही इस तख्त का राजा बादशाह बना देते हैं। तो नया जो बादशाह है उस बन गया उस जगह का। अब जब बन गया तो बोला कि आप यहां से निकलिए। अब बताओ, सोचो, वो बादशाह जो है ना फरहंद बख्त था या खुदा दोस्त बोलते थे, तो उसको बोले कि आप यहां से चले जाइए, आप अजमेर तख्त का राजा मैं हूं। अब बताओ कि वो चला गया। अब जाने के बाद अपने बेटे और अपने बीवी वाइफ को साथ में लेकर चले गए दूर। और दूर जाने के बाद उन्हें भूख लगी, प्यास लगी बच्चों को, तो उसको खाने के लिए है ना कुछ होटल यहाँ पर देख रहे थे। तो होटल के थोड़ा ढूंढते ताकि नहीं मिला। फिर क्या हुआ ना, एक सौदागर से उसकी मुलाकात हुई। सौदागर उसको बोलते हैं जो व्यापारी को, जो किसी चीज को बेचा करते हैं। तो फिर क्या हुआ ना, तो बोला सौदागर फिर बोलता है कि भाई साहब हमें है ना, तो वो तो जानते नहीं थे कि बादशाह है, यमन का बादशाह ही। तो फिर बोले कि हमें थोड़ा सा ना हमारी वाइफ को डिलीवरी होने वाली है, तो क्या आप है ना आप अपने वाइफ को मेरे साथ है ना चलने के लिए देंगे। तो उसने बोला हम तो इतना ईमानदार है और हम दीन लोगों का भला ही सोचते हैं, काहे नहीं कर सकते हैं, तो मेरा नाम डूब जाएगा, काहे नहीं देंगे। आप सोचो अब जो उसका मतलब कि सौदागर जो था वो अपने वाइफ को भी उसके साथ जाने के लिए दे दिया। और भला बताओ कि सच में मतलब बहाना बदल, अब कोई भी इसलिए बोला, अब वहां पर कोई भी इंतजाम, माकूल इंतजाम नहीं थी हॉस्पिटल वगैरह जिसपे अपने वाइफ का डिलीवरी कर सके। तो फिर वो क्या हुआ ना, तो उसने बोला कि ठीक है लेके चले जाओ। और वो गाड़ी से इतना रफ्तार में लेके गया उसकी वाइफ को, यमन का बादशाह जिसको खुदा दोस्त है उसी के वाइफ को लेके चला गया। उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत थी और उसमें क्या निगाहें रहा सौदागर का, उसने इतना स्पीड लेके भागा चला गया। उसने सोचा ना अब उसके जो शौहर थे
खुदावंद बादशाह, यमन का बादशाह इंतजार में कि आएंगे आएंगे। अब पता चला कि सुबह जैसे आज निकले तो शाम हो गया, सुबह भी हो गया, तलाश में नहीं मिलवे नहीं, कोई इंतजार में रहेंगे, आएंगे आएंगे। अब पता चला कि मेरा वाइफ को भी लेके चला गया। बताओ तो इसमें क्या पता चला दोस्तों, मतलब कि खूबसूरत में क्या सौदागर की क्या नजर थी जो उसके वाइफ पे कि भाई उसको भी लेके चला गया। अब बताओ कि आप बेचारा बादशाह बचा, यमन का बादशाह जो बताते हैं, अब यमन तो उसका जगह देश अब मुल्क था, जो यमन एक मुल्क है, उसी जगह तो राजगद्दी भी छूट गया, दूसरे को सौंप दिया ईमानदारी की वजह से, बेवकूफी की वजह से, इतना दिमाग नहीं लगा। फिर अपने वाइफ भी चला दिया। आपने सोच रहे थे कि भाई अगर वो उसको डिलीवरी है, उसके वाइफ को सौदागर आया तो हम कुछ देख लेंगे ना, हम भी साथ में चलेंगे कि सच में झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा, क्या जब चलते ना तो वाइफ के साथ भेज दिया और भागा था, इंतजारे में रह गए भैया कि आ रहे अब पता नहीं अब तक आवे नहीं किए। सुबह से शाम हो गया, कल हुआ सुबह से शाम हो गया। अब उसी को सोचा कि चलो बच्चों अब लगता है कि तुम्हारे अम्मी है ना, लगता है ढूंढना पड़ेगा, चलो तलाश में निकलते हैं। और चलते चलते एक सागर मिलते हैं, तो सागर झील बहुत बड़ा था सागर, और सोचा कि चल तो इस झील को पार करके चलते हैं उस किनारा। तो उसने सोचा कि मेरे पास 2 बेटे हैं, 9 वर्ष का बेटा जो शाहजादा बोलते कि शाहजादा को एक समुद्र के किनारे को छोड़ दिया। अब एक जो शाहजादा 5 वर्ष का था उस कंधे में बैठा दिया और सोचा कि हम इसे मतलब कि पार कर लेंगे। तो उसने जो यमन का बादशाह जो शाहजादा था, खुदा दोस्त होते इसको, तो नदी सागर को पार करने लगे। और पार करने के बाद जब बीच रास्ता पे जाए गए ना, जैसे वो सोचो सागर में, और जाने के बाद उसका बड़ा बेटा था ना, उसको भेड़िया उठा के लेके भाग गया। बड़ा बेटा को जो शाहजादा 9 वर्ष का ना, उसको भेड़िया लेके भाग गया पकड़ करके। अब जैसे बोल चिल्लाने लगा, बाबा बाबा बचाओ। अब बड़ा बेटा अपनी मतलब कि अपने बाप को बुलाता है, बाबा बाबा, बाप नहीं बोलते बाबा बोलते, बाबा बचाओ बचाओ। इतना जैसे चिल्लाते हैं ना तो जैसे पलटते हैं ऐसे, और जैसे घूमते हैं ना, जो पीठ पर बैठा होता है जो छोटा बेटा वो भी नीचे गिर जाता है, और गिरता है तो उसका जो पानी इतना धाराई थी जो छोटा बेटा वो भी दहा ले जाता है। तो सोचो अब किस घाट का, ना घाट का ना काज का, बताओ क्या जो भी था, एक राजगद्दी तो वो भी चला गया से, एक वाइफ था वो भी लेके भागे सौदागर, और एक जो मेरा दोस्त शाहजादा था वो भी चला गया, सिकंदर भेड़िया लेके चला गया, एक सागर में भाग गया। अब सोचने लगा कि हम कितना बड़ा बेवकूफ है, अपना ईमानदारी, अरे तुमको सागर से पारी करना था तो तुम नाव ले लेता, तुम ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए था। अगर नहीं काम करता तो एक गिलास पानी मार लेता भाई, तब सोचते है ना, कोई भी कदम उठाते थोड़ा सोच समझ के ही करते। लेकिन फिर सागर में तो मतलब यमन का जो बादशाह था ना, मेरे को बहुत गुस्सा लगता है कि 2-3 लपड़ खींच के मारते वैसा बादशाह को। कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए कि हम भाई वो सच में अगर हम सागर को पार कर रहे हैं तो हम नाव खरीद लेंगे, दोनों सेफ्टी रहेंगे, सब सेफ्टी रहेंगे। लेकिन फिर भी अपनी बेवकूफी की वजह से वो हमेशा सोचे रह गया। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि जब भी कोई भी कदम उठाइए तो बिना सोचे समझे ठंडे दिमाग से, आप चाहे तो 2 घंटा रेस्ट लेके सोच लिए तब कदम उठाइए। तो उस छोटी सी गलती की वजह से, राजा की बेवकूफी की वजह से, उसका मतलब तख्त राजा जो राजगद्दी था वो भी चला गया, और उसके जो मतलब कि अहलिया वाइफ थी वो भी कि सौदागर में लेके चला गया, भाग गया। और तीसरा बेटा जो था ना, एक तो भाग गया पानी सागर के साथ, अब एक तो जो है भेड़िया लेके चला गया। अब वो सारी जिंदगी सर पटकते रह गया कि हम सोचे कि हमारे अंदर कितना समझदार थे, हम नेक तो थे अंदर से, लेकिन मेरा ऊपर से इतना, इसीलिए जो इतना भी समझदार ना बनिए। ठीक है, तो ये बात थी यमन का बादशाह के बारे में दोस्तों। ये वीडियो पूरा यहाँ तक फिनिश हो जाता है, तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।